मैं आपको लगातार अलग अलग स्टोरी सुनाता हूँ और ये सारी स्टोरी सच होती है, क्राइम की होती है। तो आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी स्टोरी मिस नहीं हो। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। शाम के यही कोई 5 बजे अचानक रक्षा जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुन करके उसकी चचेरी भाभी रश्मि ही नहीं बल्कि आस पड़ोस वाले भी उसके पास आ जाते हैं और उसके पास आने वाला हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर ये चिल्लाई क्यों थी, क्योंकि वह जिस तरह कमरे में खड़ी थी और सामने ही पलंग पर 55 वर्षीय सुनीता की लाश पड़ी हुई थी। उसके दोनों हाथ बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, कमरे की अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। स्थिति देख करके जितने भी लोग दौड़े हुए आए थे वो समझ गए कि यह लूट के लिए हत्या का मामला है। सभी हैरान थे कि दिन दहाड़े घर में अन्य लोगों के होते हुए ये सब कैसे हो गया। हर तरफ हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर ये दिन दहाड़े ये क्या हो गया। किसी ने मृतक का जो सुनीता हैं 55 वर्षीय, उनके पति राजकुमार गुप्ता को फोन करके इस घटना के बारे में बता दिया था। आते ही राजकुमार गुप्ता पड़ोसियों की मदद से पत्नी सुनीता को इस उम्मीद से मोहल्ले के ही शांति मिशन हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं कि शायद उनमें अभी भी जान बची हो, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया। अब घटना की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस तत्काल आई, लेकिन काफी देर के बाद जाकर के राजकुमार गुप्ता जो सुनीता के पति थे वो बड़े अधिकारियों के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने लूट और हत्या का मामला दर्ज कराया। इसके बाद जो थाना प्रभारी हैं आलोक यादव, अधिकारियों को घटना की सूचना दे करके पुलिस टीम के साथ वो पहुंचते हैं घटनास्थल पे। उनके पहुंचने के थोड़ी ही देर के बाद जो क्षेत्र के जो एसपी हैं जिले के यशस्वी यादव, वो भी पहुंचते हैं। अब मामला पुलिस को काफ़ी पेचीदा और रहस्यमय लग रहा था, इसलिए सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। फॉरेंसिक टीम ने अपना काम कर लिया। अधिकारियों ने कमरे का निरीक्षण शुरू कर दिया, लाश का भी निरीक्षण शुरू कर दिया। कमरे में जो रखी थी लोहे की अलमारी वो खुली पड़ी हुई थी, उसमें रखे गहने के डिब्बे और सामान इधर उधर बिखरा था। गहने और अलमारी में रखी रकम गायब थी। घटनास्थल पर शव का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद अब पूछताछ शुरू हुई पुलिस की। पुलिस को जब पता चला कि घटना के समय मकान के पीछे वाले कमरे में मृतका की बहू रश्मि और भतीजी रक्षा लैपटॉप पर शादी का वीडियो देख रही थी, तो यह बात पुलिस के गले नहीं उतरी, क्योंकि आगे वाले कमरे में लूट और हत्या हो गई और पीछे के कमरे में मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये पुलिस को नागवार गुजरी और पुलिस का शक यहीं पे स्टार्ट हो गया। पुलिस ने दोनों से काफ़ी पूछताछ की। इसकी एक वजह यह भी थी कि बहू अभी नवविवाहिता थी और पुलिस को शक था कहीं उसी ने अपने किसी प्रेमी से ऐसा तो नहीं करवा दिया। काफ़ी पूछताछ के बाद जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो पुलिस के दिमाग में एक युक्ति सूझी और सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने दूसरा उपाय अपनाया। पुलिस ने शक की गुंजाइश न रहे, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम की मदद से लूट और हत्या का नाटक करने का विचार किया। नाटक करके पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि घटना के समय मृतका सुनीता बाहर वाले कमरे में चिल्लाई होगी तो उनकी चीख या आवाज़ पीछे के कमरे में बैठी रश्मि और रक्षा को सुनाई दी होगी या नहीं। कई बार पुलिस ने लूट और हत्या का नाटक करके देखा, सचमुच आगे वाले कमरे की आवाज़ पीछे वाले कमरे में नहीं पहुंच रही थी। इससे पुलिस को लगा कि इस मामले में मृतका की जो नवविवाहिता बहू रश्मि है उसका कोई हाथ नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन भतीजी रक्षा जिस तरीके से घबराई हुई थी और नज़रें चुरा रही थी, इससे पुलिस का ध्यान उस पर जम गया।
शक के आधार पर पुलिस ने उसका लैपटॉप और मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने थाने में आकर राजकुमार गुप्ता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उनके घर हुई लूट और हत्या, सुनीता की हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया। तो आइए पहले मैं आपको राजकुमार गुप्ता के बारे में थोड़ा बता दूं। राजकुमार गुप्ता 2 भाई हैं। बड़े भाई राम प्रसाद कानपुर के ही थाना बिधुनी के मोहल्ला न्यू आज़ाद नगर में रहते हैं। उनकी परचीन की दुकान है और उनके परिवार में पत्नी के अलावा बेटी रक्षा और बेटा मनीष है। जबकि राजकुमार अपने परिवार के साथ कानपुर के थाना नौबस्ता के मोहल्ला पशुपति नगर में रहते हैं। उनके परिवार में सुनीता और एक बेटा तथा एक बेटी थी। बेटी की शादी उन्होंने पहले ही कर दी थी। अब वह एक बेटे की मां है। राजकुमार का तंबाकू का बिजनेस है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2-3 महीने से न जाने राजकुमार को कौन परेशान कर रहा था। बार बार फ़ोन करके उनसे मोटी रकम की मांग कर रहा था। 5 दिसंबर को उनके इकलौते बेटे हिमांशु की शादी थी। हिमांशु राजकुमार का इकलौता बेटा था। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए वह बेटे की शादी खूब धूमधाम से करना चाहते थे। शादी की तारीख नज़दीक आते ही राजकुमार के नज़दीकी रिश्तेदार आने लगे थे। उनकी बेटी शिवांगी भी अपने 1.5 वर्षीय बेटे शुभम के साथ भाई की शादी में शामिल होने के लिए आ गई थी। 3 दिसंबर को शाम 6 बजे अचानक शिवांगी का बेटा शुभम घर से बाहर से गायब हो जाता है और बच्चे के इस तरह गायब होने के बाद पूरे घर में हड़कंप मच गया। क्या किया जाए? लोग इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि राजकुमार के मोबाइल पर किसी ने शुभम के अपहरण की बात कहकर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी और शुभम के अपहरण की बात सुनकर घर में रोना पीटना शुरू हो गया। अपहर्ताओं ने राजकुमार गुप्ता को यह भी हिदायत दी कि आप पुलिस में जाएंगे तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन कुछ लोगों के कहने पर वह अपने रिश्तेदारों के साथ थाना नौबस्ता जा पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी को वह मोबाइल नंबर जिससे फिरौती के लिए कॉल आया था दे करके बच्चे की अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराने की गुजारिश करने लगे। वे लोग पुलिस से बच्चे को मुक्त कराने की गुजारिश कर ही रहे थे, तभी उन्हें घर से फ़ोन करके बताया गया कि एक आदमी बच्चे को मोटरसाइकिल से घर के सामने छोड़ गया है। बच्चा सकुशल मिल गया तो थाना नौबस्ता पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उसे उस मोबाइल नंबर के बारे में पता करना चाहिए था कि आखिर किसने ऐसा किया। लेकिन बच्चा सकुशल वापस आ गया और पुलिस भी यहाँ पे शांत हो गई। 5 दिसंबर को राजकुमार के बेटे हिमांशु की शादी थी। शादी के एक दिन पहले जब किसी ने राजकुमार गुप्ता को फ़ोन करके कहा कि 15 लाख रुपए की व्यवस्था करके इस जगह पे पहुंचा दें, नहीं तो शादी से पहले उनके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। इकलौते बेटे के साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसके बारे में उन्होंने फिर से थाने में जाकर के पुलिस को 15 लाख रुपए का जो कॉल आया था उसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन थाना नौबस्ता पुलिस ने राजकुमार की न तो रिपोर्ट दर्ज की और न ही उनके बताए गए फ़ोन नंबरों पे कोई जांच किया। 6 दिसंबर को हिमांशु का विवाह ठीक ठाक से हो गया। नई बहू भी घर में आ गई। खुशी के माहौल में राजकुमार गुप्ता पूर्व की घटनाओं को भूल करके अपने कामकाज में लग गए। रोज की तरह 4 जनवरी को भी राजकुमार गुप्ता अपनी दुकान पर चले जाते हैं और घर में सुनीता और बहू रश्मि रह गई। मकान के पीछे वाले कमरे में राजकुमार की विधवा भाभी जगत दुलारी अपने बेटे सत्यम के साथ रहती है। 1 बजे करीब भाई राम प्रसाद की बेटी रक्षा आ गई। आगे वाले कमरे में सुनीता आराम कर रही थी, इसलिए उनमें से दुआ सलाम करके वह हिमांशु की पत्नी रश्मि के पास चली गई और लैपटॉप पर उसकी शादी की वीडियो देखने लगी। 5 बजे के आसपास रक्षा अपने घर जाने के लिए जब बाहर वाले कमरे में से गुजर रही थी तो अपनी चाची सुनीता को बेड पर घायल पड़ी देख चीख पड़ी और उसकी चीख से इस घटना के बारे में सबको पता चला। पुलिस को पक्का यकीन था कि इस वारदात में घर के किसी आदमी का हाथ है। ऐसे में पुलिस की निगाह बार बार रक्षा गुप्ता पर जाकर टिक रही थी, लेकिन बिना सबूत के पुलिस रक्षा गुप्ता पर हाथ नहीं डाल रही थी। मामला गंभीर था, इसलिए एसएसपी यशस्वी यादव ने इस मामले में खुलासे के लिए एक टीम की गठन कर दिया और मोबाइल फ़ोन अपराधियों तक पहुंचने में काफ़ी मददगार साबित होता है, ये सबको मालूम था। इसलिए पुलिस के इन टीमों ने मोबाइल फ़ोन के जरिए हत्यारों तक पहुंचने की योजना बनाई और पुलिस ने मृतका सुनीता, रश्मि और रक्षा के मोबाइल को सर्विलांस पे डाल दिया। साथ ही साथ उनके कॉल डिटेल निकाल लिए। रक्षा के नंबर की कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर ऐसा मिला
जिस पर घटना के बाद तक उसके साथ संपर्क रक्षा का बना हुआ था, लेकिन उसके बाद से वह मोबाइल नंबर बंद हो गया था। इस बात से पुलिस को रक्षा गुप्ता पर शक और बढ़ गया और पुलिस ने इसी शक के आधार पर घटना के समय से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का पशुपति नगर क्षेत्र के सभी मोबाइल टावरों का पूरा विवरण निकलवाया। इसका फिल्टरेशन किया गया तो रक्षा ही उस नंबर से घटना के पहले और बाद में बातचीत होने की पुष्टि हो जाती है और उस नंबर की उपस्थिति भी पशुपति नगर की पाई जाती है। जांच में यह पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को एसएमएस भी किए थे और इसके बाद पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि यह नंबर सत्येंद्र यादव का था, जो कि रक्षा के ही मोहल्ले का रहने वाला था। पुलिस ने बहाने से सत्येंद्र का मोबाइल फ़ोन लेकर के उसे भी चेक किया और उसने भी सारे मैसेज डिलीट कर दिए थे। शायद उन्हें यह पता नहीं था कि पुलिस चाहे तो उन सभी मैसेजों को रिकवर कर सकती है। पुलिस को लगा कि अगर मैसेज रिकवर हो गए तो इस लूट और हत्या का खुलासा हो सकता है और सचमुच ऐसा ही हुआ। मैसेज रिकवर होते ही राजकुमार के घर पर हुई लूट और हत्या का खुलासा हो गया। पता ये चला कि रक्षा ने ही मैसेज द्वारा चाचा के घर की जानकारी देकर अपने प्रेमी सत्येंद्र यादव से यह लूटपाट करवाई थी और पुलिस ने जो मैसेज रिकवर किए उसमें ये सारी बात खुल गई कि रक्षा ही असली कातिल थी और पुलिस ने रक्षा को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और वहाँ लैपटॉप के भी जो डाटा निकाले गए और मोबाइल के भी जो डाटा निकाले गए उससे ये पता चला कि रक्षा इस मामले की गुनहगार थी और रक्षा को पैसे चाहिए थे अपने प्रेमी सत्येंद्र को देने के लिए। तो एक बेवजह की सुनीता की मौत हो जाती है और उसका जिम्मेवार रक्षा होती है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए।